अस्सलाम वालेकुम सीरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। हम सब सोचते हैं कि शायद हमारा किरदार, हमारा रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबसे ही मिलकर तो हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी बनती है। तो अगर हम सब फैसला कर लें कि हर दिन कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें और वापस कुछ एक्सपेक्ट ना करें, तो सोचा कि जिंदगी और दुनिया कितनी आसान हो जाएगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक अच्छे और पॉजिटिव नोट के ऊपर। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद है। चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि मुझ पर यह वही भेजी गई है कि आजिज़ी इख्तियार करो और एक दूसरे पर फख्र मत किया करो। यानी फख्र से मुराद ये है कि दूसरे को कमतर और हकीर ख्याल करना और माल और दौलत की बुनियाद पर या इल्म की बुनियाद पर या ओहदा और मनसब की बुनियाद पर दूसरे पर फख्र करना और यह बताना कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ज़्यादा बड़ा हूँ और मैं ज़्यादा वसाइल का मालिक हूँ। आपने फरमाया कि आजिज़ी इख्तियार करो, इसलिए कि आजिज़ी दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। वो शख्स के जो जितना बड़ा इंसान होता है उसकी अजमत की अलामत यही होती है कि उसमें आजिज़ी और इनकिसारी होती है। और यह आजिज़ी और इनकिसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम आजिज़ी इख्तियार करते हो और इनकिसारी इख्तियार करते हो तो अगर तुम्हारी शान में और तुम्हारी इज्जत में कमी होती है तो कल क़यामत के दिन तुम मुझसे अपनी शान और अपनी अजमत ले लेना। यानी मुराद ये है कि इससे इंसान की कोई अजमत और इंसान की कदर में कमी नहीं होती, बल्कि इसमें हमेशा इजाफा ही होता है। आप देखिए कि हमेशा छोटे लोगों का ऐसा रवैया होता है कि उनके पास अगर कुछ आ जाता है तो वो दूसरों को चूंटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह ख्याल करने लग जाते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं किरदार में, अपने अखलाक में, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अल्लाह के एक बंदे की हैसियत से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये वो खूबी है जो इंसान के लायक है और इस खूबी से इंसान का मकाम और मर्तबा सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह की नज़र में भी और अल्लाह के फरिश्तों की नज़र में भी उस इंसान का दर्जा बुलंद होता है। दुनिया में झुकने वाला इंसान आखिरत में बुलंदी को पाएगा और दुनिया में खामखा अपने आप को बुलंद दिखाने वाला शख्स क़यामत और आखिरत में हकीर कर दिया जाएगा। इसी पैगाम, इसी सोच के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। हमेशा याद रखें कि सुबह के वक्त जो हमारे ख्यालात होते हैं, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हमारा बाकी का दिन भी अच्छा गुजरता है। और अगर हम सुबह के वक्त अपना एटीट्यूड नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो बाकी का दिन भी उसी तरह का गुजरता है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। चलते हैं उनकी तरफ, जानते हैं आज के मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर फैसलाबाद का मौसम जो है उसमें मौसमी तब्दीलियों का आगाज जो है वो हो गया है। सूरज जो है दिन के आगाज में जो है वो तुलू होता है तो अपनी चमकती हुई किरणों के साथ शहर फैसलाबाद को इस बात की जो है बुरी खबर सुनाता है कि आज जो है गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर हवाओं की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद में जो है हवाएं भी चल रही हैं और उसके साथ साथ मौसमी तब्दीलियां जो है वो भी होना शुरू हो गई हैं। अगर आज के मौसम की अगर बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% है, जबकि हवाएं जो हैं वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और जब हवाएं जो हैं वो तेज चलने लगे तो सूरज की जो गर्मी है उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो कमी आ जाती है। इसके साथ अगर बात की जाए तो शहर फैसलाबाद जो है इन मौसमी तब्दीलियों को एंजॉय कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि शदीद गर्मी के पिछले कई महीने गुजारने के बाद अब शहर फैसलाबाद जो है वो सुख का सांस लेते हुए नजर आते हैं कि जो गर्मी की इतनी शिद्दत थी उसमें कमी आ चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा मज़ीद 24 घंटों के अंदर बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन शहर फैसलाबाद के अंदर ये हवाएं चलने का और उसके साथ साथ मौसमी तब्दीलियां होने का सिलसिला जो है वो आइंदा चंद रोज तक जो इसी तरह से जारी रहेगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। डेफिनेटली मौसम तब्दील हो रहा है दिन ब दिन और हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। जो पहले टेम्परेचर 40 से कम होने को नहीं नजर आ रहा था, प्रॉब्ली 40 से ज्यादा ही होता था, वो अब 30s में आ चुका है। शाम के वक्त भी आपको काफी बेहतर महसूस होगा और जो एक हबस या एक घुटन महसूस होती थी वो डेफिनेटली कम होना शुरू होगी। अभी भी कुछ वक्त लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ते आई थिंक, इससे पहले कि कंप्लीटली सर्दियां हमें महसूस होंगी, लेकिन डेफिनेटली मौसम तब्दील हो रहा है और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें अपनी डेली रूटीन में। आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टॉप स्टोरीज और हमारी आज की पहली टॉप स्टोरी, NA 108 का इलेक्शन, कौन मारेगा मैदान, इमरान खान या आबिद शेर अली? फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल्स बंद होने लगे, हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल हल करने में नाकाम थी। तो जी ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हीं के हवाले से बात करेंगे तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ जफर डोगर साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 के। आपको वेलकम करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ उमैर अजमत भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात कर रही थी टॉप स्टोरीज में भी हमने सुना NA 108 के इलेक्शंस 16 तारीख को होंगे, संडे का दिन होगा, जमीनी इलेक्शंस हैं और कड़ा मुकाबला इमरान खान और आबिद शेर अली के दरमियान, कौन जीतेगा। और इससे पहले भी इन इलेक्शंस को डिले किया जा चुका है, तो डेफिनेटली अब फाइनली ये इलेक्शंस होंगे। क्या मतलब होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। सर जफर, कितना इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शन में जीतना और क्या सिंबलाइज करेगा ये एक्चुअली? शुक्रिया फातिमा, ये बहुत अहम मौजू है कि क्या सिंबलाइज करेगा। अगर इमरान खान NA 108 फैसलाबाद समेत तमाम हलकों में जीत जाते हैं, जिन हलकों में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो PTI है इस वक्त वो ट्रेंड कर रही है और वो विनिंग मोड में है और पूरे मुल्क में यही तासर जाएगा और इसका असर जो है बहुत गहरा असर आइंदा होने वाले आम इंतखाबात पे पड़ेगा। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून पूरा जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरह 2-4 सीटें ऐसी जरूर निकाल लें जहां कुछ बैलेंस हो सके, क्योंकि वो ये तासर दे सकेंगे कि इमरान खान जो कि नेशनल लीडर है, तो अब उनके वो जहां से इलेक्शन लड़ेंगे वो तो जीत ही जाएंगे। अब पूरे पाकिस्तान में हर हल्के से इमरान खान ने तो नहीं लड़ना इलेक्शन, तो जब इनका कोई वर्कर लड़ेगा तो वो हार जाएंगे। वो कुछ ऐसा आर्गुमेंट दे सकेंगे, बेच सकेंगे कि ये जी नेशनल लीडर है इसलिए जीत गया। अल्टीमेटली सीट तो एक ही रखनी होती। लेकिन इसके बरक्स अब इंटरेस्टिंगली एक और डेवलपमेंट हुई है। अब खुद PTI न जाने क्यों इलेक्शन नहीं चाह रहे, अब वो कोर्ट में चले गए, मेरा ख्याल कोर्ट में गए और ये कहा है जी कि एकदम से सारे इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं किए, महज 10 हल्कों में क्यों इलेक्शन हो रहे हैं। अब वो शायद इस्तीफे मंजूर करने पर एतराज उठा रहे हैं कि जी क्यों उठाएंगे, किए गए और ज़मीनी इलेक्शन रोके जाएं। इस तरह की मैं देख रहा था डेवलपमेंट। तो उसकी खैर पॉलिटिकल रीजनिंग है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इमरान खान का हारने का उनको डर है, उसकी पॉलिटिकल रीजनिंग है और वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि सारे के सारे इस्तीफे एकदम एक साथ मंजूर हों और फिर अल्टीमेटली मामला जो आम इंतखाबात की तरफ जाए, जो बज़ाहिर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज कोर्ट में केस भी चलेगा। तो मुझे वैसे ये इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, ये जो ज़मीनी इंतखाबात हैं, मुझे लगता है ये किसी न किसी स्टेज पे और शायद आज ही या एक आध दिन में इनके हवाले से कोई बड़ी खबर सुनने को मिले कि ये होंगे या नहीं होंगे। और लेकिन हम चूंकि डिस्कशन के लिए बैठे हैं कि अगर होते हैं तो इससे बात को आगे बढ़ाते हैं। NA 108 के जो मुख्तलिफ नताइज हो सकते हैं, वहाँ के जो उसकी जो डायनामिक्स हैं पॉलिटिकल, उस पर बात करते हैं। ये आबिद शेर अली का एक बड़ा मजबूत हल्का रहा है। आबिद शेर अली ने खुद तो कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उसके वालिद साहब जो हैं वो मेयर फैसलाबाद रहे हैं, MNA रहे हैं, एक से ज्यादा बार रहे हैं
और मुस्लिम लीग नून के बड़े मजबूत पिलर रहे हैं और शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं। उनकी 8-10 किस्म की रिश्तेदारियां हैं नवाज शरीफ खानदान से। तो उनके गिर्द इस शहर की पॉलिटिक्स बहुत मुद्दत तक घूमती रही, उनके गिर्द तवाफ करती थी। ये सियासी जो जितने भी फैसलाबाद के पॉलिटिकल लोग होते थे उनकी पार्टी के, उन्हीं के गिर्द घूमते थे। बाद में बैलेंस थोड़ा सा दूसरी तरफ हुआ, ताकत का तवाज़ुन राना सनाउल्लाह खां की तरफ चला गया। लेकिन अब भी चौधरी शेर अली का उसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चूंकि आबिद शेर अली फैसलाबाद में रहे या ना रहे, लेकिन चौधरी शेर अली फैसलाबाद में रहते हैं, हर हफ्ते दावत करते हैं अपने हल्के के लोगों की, कुछ न कुछ जो वहाँ के सरगर्म लोग होते हैं, तो वो पूरा साल जुड़े रहते हैं लोगों से, जो एक्टिव लोग होते हैं हल्के के पॉलिटिक्स में। तो यही वो वजह है कि आबिद शेर अली एक बहुत मजबूत उम्मीदवार तस्वर किया जाता है। पर्सनली मैं समझता हूँ कि उसका शायद ही कोई वोट बैंक हो, क्योंकि वो इतना गायब रहता है अपने हल्के से और इस तरह से बाज़-औक़ात मामला चल रहे थे। लेकिन जैसे होता ना कि बड़े जब मौजूद हों तो फिक्र नहीं होती, तो चौधरी शेर अली की मौजूदगी में वो अपने आप को महफूज समझते हैं, इसलिए इस्लामाबाद, इधर उधर, लंदन, जहां मर्जी घूमे फिरे, उनको पता होता पीछे वाले साहब बैठे हैं। लेकिन उनका मुकाबला एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर से है, इमरान खान, जो इस वक्त जो अपनी मकबूलियत की इंतहाओं पे है। यानी तारीख में जो मकबूल तरीन लीडर आए हैं उनमें इस वक्त आज के दौर में देखा जाए तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी इंतहाओं को छू रही है। इसलिए कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि नून लीग बहुत मुत्तहिद होकर एक साथ जुड़कर मिलकर इलेक्शन की में गई हुई है, जबकि पीटीआई जो है वो भी बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन बहरहाल एक फर्क है कि नून लीग जिस तरह डोर टू डोर जा रही है उतनी मजबूत कैंपेन पीटीआई की नहीं चल रही। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बेच रहे हैं। इमरान खान का नाम कितना चलेगा अब सिर्फ इस पे है, वरना अगर आबिद शेर अली का मुकाबला किसी और वर्कर से होता, पीटीआई के किसी भी कारकुन से होता, तो शायद उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल होता और आबिद शेर अली शायद आसानी से जीत जाते। लेकिन इस वक्त तो इमरान खान के मुकाबले में किसी का जीतना बहुत बड़ी खबर होगा। तो बहरहाल और ग्राउंड से जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर उमैर अजमत साहब, बाकी बहरहाल उनसे कुछ बिल्कुल। मैं उमैर की तरफ ही आना चाहती हूँ। उमैर, ऑफ कोर्स हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट क्या स्ट्रैटेजी है, स्पेशली अगर हम देखते हैं पीटीआई की इमरान खान को एज अ कैंडिडेट पुट करने की, क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजंस भी हैं? 2-3 बातें जिस तरह सर ने डॉक्टर साहब ने पहले बात की है कि आबिद शेर अली अपने वालिद की वजह से इस हल्के के एक मजबूत कैंडिडेट हैं। यहाँ से इस हल्के से वो MNA भी रह चुके हैं, वजीर ममलिकत भी रहे। उसके बाद 18 के इंतखाबात में फरूख हबीब यहाँ से जीते। ये ज़्यादातर शहरी इलाके का हल्का है और 18 में यहाँ पे इस हल्के में कुछ तब्दीलियाँ भी हुई, लेकिन मसाइल आज भी इस हल्के में बहुत ज़्यादा हैं। पीने का साफ पानी है, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, और जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं वो इस इलाके में इतने गंभीर हैं कि पीटीआई के अपने MPs अपने ही दौरे हुकूमत में हमें वासा के खिलाफ एहतजाज करते दिखाई दिए हैं। मियां वारिस अजीज साहब लोगों के हमरा के उनकी बात नहीं सुनी जा रही, इस इलाके में इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा बात करने का मतलब ये है कि 18 से ऑन पीटीआई की जब तक गवर्नमेंट रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है इस हल्के में। अवाम में काफ़ी ज़्यादा मायूसी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये ज़िमनी इंतखाब अनाउंस हुआ तो कागजात नामजदगी जमा हुआ, जिसमें इमरान खान का नाम भी सामने आ गया। खान साहब की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि वो तमाम हल्कों से इंतखाब लड़ेंगे। उसके बाद से इस हल्के की जो डायनामिक्स है वो अचानक उसमें बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है। गो कि आबिद शेर अली साहब एक लंबा अरसा मुल्क से बाहर रहे, लेकिन फिर भी जो हल्के के लोग थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था या आबिद शेर अली को फेवरेट करार दिया जा रहा था, क्योंकि फरूख हबीब गवर्नमेंट में थे और उनसे लोगों को कुछ काफ़ी ज़्यादा शिकवे शिकायत
तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्होंने ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में खान साहब के सराउंडिंग्स में या शहर इक़्तिदार में गुजारा है, तो उन्होंने अपने हल्के के लोगों को याद भुला दिया, उनके मामलात, उनके मसाइल उस तरह से हल नहीं हो पाए। लेकिन इमरान खान के आते ही वो तमाम की तमाम जो सूरत हाल थी वो तब्दील हो गई। वो पीटीआई के नाराज अरकान या नाराज लोग जो कि मुकामी अहदेदारों से या मुकामी अरकान पार्लियामेंटेरियन से तो नाराज थे, लेकिन वो नजरियाती तौर पर इमरान खान के साथ थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया कि वो आप फिर पीटीआई के झंडे तले एक हैं और इमरान खान को जितवाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। उसके बाद पीटीआई की जानिब से एक अच्छी कैंपेन की गई, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सूरत हाल बनी फ्लड की, वो उसके बायस इलेक्शन को एक बार डिले कर दिया गया। दोबारा शेड्यूल अनाउंस हुआ और जिस तरह से डोगर साहब ने बात की, शायद दोबारा शेड्यूल अनाउंस होने के बाद पीटीआई ने शुरू से ये प्लान बना रखा था कि वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हमें फिर से वो उसकी इलेक्शन की जो कैंपेन थी वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार दिखाई दी। वो लोग जो बढ़ चढ़ के कैंपेन चला रहे थे वो भी हमें पिछले कुछ दिनों से उस हलके से या शहर से नजर नहीं आ रहे। वो भी इस्लामाबाद में फिर जाकर बैठ के अपने डेरे वहां पे लगाएं और उसके बाद फिर कल जब वो एक मामला सामने आ गया कि वो उन अरकान की जानिब से पिटीशन दायर कर दी गई कि 10 इस्तीफे जो है वो वापस किए जाएं या फिर सारे के सारे 123 इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए जाएं। तो इससे हमें ये कम से कम क्लियर हो गया कि पीटीआई जो थी वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद ज़हनी तौर पे इस चीज़ पे तैयार थी कि इंतखाबात नहीं होंगे। बहरहाल इस पे अदालत क्या फैसला करती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा या मुअज़्ज़ज़ अदालत ही बता सकेगी, लेकिन पीटीआई की तैयारी जो थी वो पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सुस्त रवि का शिकार थी। हमें उस तरह से वो जोशो जज्बा नहीं नजर आ रहा। आबिद शेर अली साहब जो हैं वो अब हमें काफ़ी ज़्यादा इस हल्के में मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी पीडीएम का एक इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने 11 तारीख को बड़ा पावर शो करने का फैसलाबाद में ऐलान किया और उनका ये कहना था, दावा किया गया कि ये एक बड़ा तारीख साज पावर शो होगा, लेकिन तमाम तर बातें अब वो उस अदालती फैसले के गिर्द ही सारी तमाम नजरें जो हैं वो जमी हुई हैं कि फैसला क्या आता है और फिर उसके बाद दोबारा नए सिरे से इस इलेक्शन हाल का जायजा हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी इसके अंदर फैक्टर्स हैं जो कि शायद हमें पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ब्रेक डाउन करें और डिस्कस करें आखिर क्या होगा इलेक्शंस में, और अगर तो इलेक्शंस होते हैं तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं और अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि अपना डिस्कशन हम कंटिन्यू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी की बात कर रहे थे NA 108 के इलेक्शंस के हवाले से। कोशिश करेंगे कि इस ड्यूरेशन में अगले 10 मिनट में कंप्लीटली इसको रैप अप करें ताकि हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हो। बट डेफिनेटली अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये इलेक्शंस इन द फर्स्ट प्लेस हो पाएंगे। अगर तो होते हैं कौन जीत पाएगा, और डिफरेंट तरह से डील कर रही हैं दोनों साइड्स कंपेन के हवाले से। इन द पास्ट हमने देखा कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से कंपेन हो रही थी और चांसेस थे कि PTI जीती हुई नजर आएगी, लेकिन अब ऑफकोर्स सिचुएशन डिफरेंट है, मुख्तलिफ है और आगे चलते हुए शायद और भी मुख्तलिफ हो जाएगी। ना अहली के हवाले से भी बात की जा रही है और हम आए दिन कोई ना कोई खबर सुनते हैं डिफरेंट केसेस और FIRs जो कि इस वक्त मौजूद हैं। सर जफर, इस पर क्या अपडेट्स हैं और क्या सच में हो सकता है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए? इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगरचे हमने देखा कि इस मुल्क में बड़े बड़े लीडर्स को किया गया, प्राइम मिनिस्टर को किया गया, एक नहीं 2 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा गया अदालती फैसलों के जरिए, लेकिन इस वक्त 2 केस ऐसे हैं जिनकी बिना पे कहा जा सकता है कि उनको किसी स्टेज पर नाअहल किया जा सकता है। वो एक तोशाखाना वाला केस है और एक फॉरेन फंडिंग वाला केस है। फॉरेन फंडिंग कह दें या प्रोहिबिटेड फंडिंग कह लें। उस केस में यानी 2 केस हैं। कोर्ट वाला तो ख़त्म हो गया जो तौहीन अदालत वाला था। तो उन 2 केसेस में अभी भी अपोजिशन को जो अपोजिशन अब किसको कहें, 4 सूबों में तो PTI है, 4 जगहों पे, पंजाब में, KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में। सो PTI पूरे इक़्तिदार के मज़े भी ले रही है और अपोजिशन में भी कहती खुद को।
इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अपोजिशन कहें क्या कहें। आप यूँ कह लें कि जो पीडीएम की जमातें हैं वो जिनको ये कहते हैं कि इनकी हुकूमत सिर्फ वो 27 किलोमीटर के एरिया में है वज़ीर आज़म। सिर्फ इस्लामाबाद में बेसिकली, जी सिर्फ इस्लामाबाद सिर्फ में है। इस्लामाबाद में है, तो वो अब उसको अपोजिशन समझा जाए या इनको समझा जाए, दोनों इस वक्त पाकिस्तान की सारी जमातें इक़्तिदार में मैक्सिमम। तो आप यूँ कह लें पीडीएम को उम्मीद है कि इन दो केसेस में से किसी न किसी एक केस में इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनको ये लगता था कि नहीं, सिर्फ तौहीन अदालत वाला केस वो ज्यादा खतरनाक है, बाकियों में कुछ नहीं होगा। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं पहले दिन से ही जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े अपराइट जज हैं, और वहाँ जो बाबर सत्तार हैं, ये सारे ह्यूमन राइट्स के केसेस में बड़े ज़बरदस्त फैसले देने वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त एक इस तरह के मॉडरेट और प्रोग्रेसिव जजेस हैं। मुझे पहले दिन से यकीन था कि ये इस तरह के मामलात में ये कभी भी किसी बड़े लीडर को नाअहल नहीं करेंगे। उनके तो अपने व्यूज़ अगर ज़ाती लें तो वो वैसे ही तौहीन अदालत के केस को मानते ही नहीं होंगे शायद, क्योंकि आजकल दुनिया में ये डिबेट चल रही है कि भाई ये ऐसा कानून होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिस्कशन होनी चाहिए अदालती फैसलों पर, और जजेस पे भी थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए कि फैसले दुरुस्त करें, ताकि लोग उन पे कोई बाद में इस तरह की तबसरे ना हो कि लोगों को ये ना लगे कि हमारे साथ ज्यादती होगी। जैसे दे शुड आल्सो बी अकाउंटेबल, कि वो फैसले करते वक्त उनको हर तरह का वो ख्याल होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी किसी को बात कर दी तो अगरचे माजी में बहुत मुख्तलिफ फैसले आते रहे। तलाल चौधरी बेचारे के साथ क्या हुआ, और बहुत सारे, दानियाल अजीज के साथ भी मेरे ख्याल यही मामला हुआ। अब ये उनका गिला है कि जी हमारे साथ अदालतें कुछ और फैसले करती हैं, इनको वो किसी और तरह देखती हैं। लेकिन ये कि नाअहल होने के जो मामलात हैं वो इन दो केसेस में से किसी में हो सकती, लेकिन बहुत मुश्किल है कुछ कहना, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। और जो हमारे यहाँ जो वो फैक्टर्स जो पॉलिटिक्स पर असरअंदाज होते हैं, वो खुद उनकी राय बदलती रहती है। वो एलिमेंट्स और वो तबके और वो बाअसर हल्के और जो हमारी हकीकी जो मुक्तदरा है, वो क्या सोचती है, क्या फैसले करती, क्या उनके माइंड में है, मुस्तकबिल का पूरा नक्शा उनके जहन में क्या। हमारे बहुत सारे जो जगहों से जो डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, तो वो उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन उनसे भी निकल आता है बाज़ औक़ात। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी कोर्ट का मामला है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि ये कहना कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे। लेकिन भारत नाअहली की तलवार उन पर अभी तक लटक रही है, और ये दोनों केसेस बहुत अहम हैं, कम अहम नहीं है। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हुआ तो इनका रुझान जो एक होता है ना इन जजेस का, मैंने देखा कि ये चूँकि बहुत अपराइट हैं और ज़रा खुल के डिबेट करने के आदि कि मतलब डिस्कशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। फिर तो उनका एक माइंड होता है कि यार छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इनको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं हमें लेना चाहिए। लेकिन ये दो मामला जो हैं ये इस तरह के नहीं है। अगर वहाँ रूल्स को फॉलो किया गया, कानून को फॉलो किया गया, फिर तो मैं समझता हूँ बचने का इम्कान बहुत कम है। अगर वहाँ पॉलिटिकल विजडम को अप्लाई किया गया या एक के बहुत ज़्यादा मॉडरेट अंदाज में कि यार ठीक है आई है, फंडिंग होती हैं चीज़ें, लेकिन को फाइन करके वार्निंग दे के कि नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कुछ रकम जब्त कर ली जाए, तो इस तरह का करके, या तोशा खाने के केस में भी कोई ऐसा रास्ता निकल आए। क्योंकि अभी हाल ही में जो केसेस के फैसले आए हैं, आसिफ जरदारी के, नवाज शरीफ के और गिलानी के, उनके तोशा खाना और दूसरी चीज़ों के जो मामलात हैं और जो मुख्तलिफ अदालती फैसले इन दिनों में आ रहे हैं, मरीम नवाज का बाहर जाना, बाकी कुछ चीज़ें, तो वो थोड़ी सी ऐसी फ़ज़ा बन रही है कि जिसमें लगता है कि जो अदालतों से कोई ख़तरनाक फैसले नहीं आएंगे, शायद वहाँ से कोई, क्योंकि नाअहली सिर्फ कोर्ट से ही हो सकती है ना, कोर्ट में होगी या इलेक्शन कमीशन। हाँ, एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी चल रहा है। जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये एक बार नवाज शरीफ ने माफ़ी मांगी थी,
90s की बात है, अर्ली 90s की, इलेक्शन कमीशन से माफी मांगी थी। तो हो सकता है खान साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब वो जैसा बस है तो शायद उन्होंने माजरत का लफ्ज इस्तेमाल करके कर लिया है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर से माफी नहीं वो मांगेंगे, ना इलेक्शन कमीशन से मांगेंगे, क्योंकि उनके बारे में तो स्टिल उनकी लैंग्वेज और उनके जो इल्जामात की फहरिस्त इतनी लंबी होती है जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि उन्होंने तनकीद का निशाना बनाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्हें एक मुखालफिन के साथ मिला हुआ शख्स जाहिर करना है, तो और इसके लिए बड़ी लंबी लंबी स्पीचेस करते हैं, दलाइल के अंबार लगाने की कोशिश करते हैं। अब वो इम्प्रेसिव हों दलाइल या ना हो, लेकिन बहरहाल वो कोशिश जरूर करते हैं। तो उनसे माफी मांगने का मतलब इनकी अपनी सियासत का खात्मा होगा, इसलिए अब उन पे है कि वो क्या फैसला करते हैं। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकली आपका जो एजेंडा है उसको भी एक तरह का रखना होगा, कंसिस्टेंट रखना होगा आवाम के सामने। उमैर, क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में जर्नलिस्ट या प्रेस के पास वो फ्रीडम है उस तरह से, बिकॉज जिस तरह सर जफर भी बात करते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास एक साथ गवर्नमेंट में बैठी हुई मिलती है, हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है, हर किसी का डिफरेंट एजेंडा है आवाम के साथ, लगता है कि जर्नलिस्ट खुलकर अपना काम कर पा रहे हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आवाम की तरफ है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अदा कर पा रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बिलखसूस मीडिया हाउसेस के लिए या अखबारात के लिए, उसकी पाकिस्तान में उस तरह से इजाज़त नहीं है। इमरान खान साहब जो कि अब वफाक में अपोजिशन में हैं, तो वो इसके साथ मीडिया के साथ इजहार यकजहती बाज़ मुकामात पे करते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में क्या हुआ मीडिया हाउसेस के साथ, कितने लोगों को ऑफ एयर किया गया, सेंसरशिप लगाई गई, इवन के हमारे अपने चैनल्स भी जो हैं उनको भी भुगतना पड़ा, वो भी बंद रहे। तो उस तरह से इजाज़त नहीं है, ना कभी मुस्लिम लीग नून नवाज के दौर में और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बहुत अच्छी हुकूमत साबित हो सकी है कि वो लोगों को खुलकर बोलने की इजाज़त दे सके। और अभी भी आप अगर देखें कि यहाँ पे बैठ के अगर कोई पीटीआई पे तनकीद करता है तो फिर उस पर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। उमैर, मुझे एक मिनट मैडम दीजिएगा, बड़ी रेलिवेंट बात जो उमैर कर रहे हैं ना, बड़ी उससे मैं ऐड करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है, वो पूरी लाइफ और उनकी पूरी पॉलिटिक्स का अहाता करता है उनका ये मसला। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई गैर जानबदार या इम्पार्शियल हो सकता है या होना चाहिए। वो कहते हैं कि या आप मेरे साथ हैं या मेरे मुखालफिन के साथ हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। न्यूट्रल नहीं रह सकते। अभी वो देखें, वो उनको चौकीदार कह रहा है कि मतलब कि जी वो पहले न्यूट्रल कहता था, अब चौकीदार कहता है, और कहता घर में डाकू घुसा है तो क्या चौकीदार ये कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूं? भाई दे आर नॉट चौकीदार, उनका आइन में एक मुतय्यन रोल है कि पाकिस्तान की जगराफियाई सरहदों के मुहाफिज हैं, शहादतें हैं, कुर्बानियां दी हुई हैं, उनका रोल है, वो है। आपकी हुकूमतों को बचाना उनका रोल नहीं है, तो उनको ऐसे ही होना चाहिए। अब आर्मी चीफ अमेरिका गए, उन्होंने कहा कि हम तो फौज पॉलिटिक्स से दूर रहने का फैसला कर लिया है और उसे दूर ही रहने दें। तो दूर है तो है, अच्छी बात है, अगर वो दूर एक अच्छा फैसला है। और हम तो कहते हैं कभी भी नहीं होना चाहिए था रोल, लेकिन अब भी अगर वो करते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन ये साहब जो हैं खान साहब, वो जबरदस्ती दिलाना चाहिए, कहते नहीं आप रह नहीं सकते, आपको हमारा साथ देना। इसी तरह मीडिया के बारे में उनका है कि जो उनके साथ हैं वो ठीक है, वो एक चूजा भी कल का शामिल हो जाए ना उनमें तो उसको बहुत बड़ा साफी मान लेंगे, और उन पे तनकीद करने वाला को बहुत बड़ा एक मतलब पूरी लाइफ अपराइट जर्नलिस्ट एक लिस्ट है पूरी, जो उनको उन्होंने इस तरह ट्रोलिंग उनकी करवाई कि वो मानते नहीं। वो कहते या मेरे साथ, वही अमेरिका वाला बयान है ना, जैसे उन्होंने कहा था, वो कॉलिन पावल ने कहा था जब पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ के दौर में जब वो उसके साथ पे अटैक करना चाह रहा था 9/11 के बाद, अफगानिस्तान पे अटैक करना था, तो मुशर्रफ को कॉल की अमरीकी वजीर खारजा ने
और कहा कि आप हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं। भाई न हम आपके साथ हैं ना साथ हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम खुद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं। लेकिन वो कहते कि नहीं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे मुखालिफ है। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक फॉर जर्नलिस्ट यही होता है कि हम अनबायस्ड रहें, न्यूट्रल रहें, एंड होते भी हैं। बट ऑफकोर्स पॉलिटिकल डायनामिक्स जब दिन ब दिन इतनी तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और इतनी इमोशनल पॉलिटिक्स, बिकॉज आई थिंक बहुत इमोशनल पॉलिटिक्स है इस वक्त, और लोगों के जज्बात बहुत जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स के साथ, तो डेफिनेटली आई थिंक बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत है। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चलिए चैन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में चांद से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से, आगे बढ़ते हुए लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने टॉपिक को थोड़ा सा स्विच करें एंड फैसलाबाद शहर की टेक्सटाइल्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं कि फैसलाबाद शहर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न सिर्फ फैसलाबाद शहर के लिहाज से, जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, या फिर हमारा जो जीडीपी में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से। उमैर, अगर हम फैसलाबाद शहर की टेक्सटाइल मिल्स की बात करते हैं या टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, करंटली क्या सिचुएशन है और पुल टर्मोइल का क्या इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज के ऊपर? देखें जी, इस वक्त इंडस्ट्री की बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत सारी वजूहात हैं, और जो उसकी मेजर वजह है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से ये ऐलान करना कि 1 अक्टूबर से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 5 सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल के, उनको जो सब्सिडाइज टैरिफ दिया जा रहा था बिजली और गैस पे, वो विदड्रॉ किया जा रहा है और उनको पूरी कीमत पे करना पड़ेगी। उससे जो पैदावारी लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यही पैदावारी लागत है, वो बिजली के बिल हैं, वो रॉ मटेरियल की कीमतें आसमान से बातें करती हैं, दीगर अखराजात हैं। आप देखें कि फैसलाबाद में जो हज़ारों पावर लूम्स हैं, सैकड़ों कारखाने हैं, वो बंद हो चुके हैं। उसके बाद कल एप्टमा की जानिब से भी हड़ताल का ऐलान किया गया है वफाक की सतह पे कि हफ्ते के रोज़ से वो लोग हड़ताल की जानिब जा रहे हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते कि उनको जो सब्सिडाइज टैरिफ कम से कम मिल रहा था वो मिलता रहे, तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे। इसी तरह हमारा जो डाइंग, साइजिंग, वीविंग सेक्टर है, ये छोटे सेक्टर हैं और ये पहले ही बदहाली का शिकार हैं। बिलखुसूस जो वीविंग सेक्टर है उसकी एक तो वजूहात ये है कि जो फैक्ट्री मालिकान हैं उन्होंने अपने आप को जो दौरे जदीद के तकाजे हैं उनकी तरफ लेके नहीं गए उनके पास, और उसकी भी वजह यही है कि पाकिस्तान के जो कमज़ोर कारोबारी मुआशी सूरत हाल है वो आज भी कई साल पुरानी जो टेक्नोलॉजी पावर लूम्स की है उस पर चल रहे हैं, जिसकी अखराजात ज़ायद हैं, पैदावार कम है। टेक्सटाइल की ओवरऑल हम अगर बात करें तो बड़े बड़े ग्रुप्स जो हमें इस वक्त फैसलाबाद में काम करते दिखाई देते हैं, उनके पास इस वक्त ऑर्डर्स की शदीद कमी है, और कई जो बड़े कारखाने हैं उनमें डाउन साइजिंग भी चल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और यह भी सूरत हाल है कि कई जगहों पे मुलाजमीन को 15 दिन बुलवाया जाता है फैक्ट्री में, 15 दिन उनको छुट्टी पे रखा जाता है ताकि जो फैक्ट्री मालिकान है, फैक्ट्री इंतजामिया है, उन पे ज्यादा जो माली बोझ है वो ना पड़े, और जिस हिसाब से उनके पास ऑर्डर्स हैं या काम है उस तरह उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। गवर्नमेंट को इस पे काम करने की जरूरत है। आप देखें पिछले साल हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो मोर देन $25 बिलियन पे गई हैं, और उसमें जो ज्यादा पार्टिसिपेशन थी वो इसी शहर फैसलाबाद की थी। तो अब कम से कम गवर्नमेंट को इस पे कोई स्टैंड लेना चाहिए, न सिर्फ जो उनके सब्सिडाइज टैरिफ हैं उनको बहाल करना चाहिए, बल्कि आप उसके साथ साथ देखें हमारी कॉटन जो है उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। इसी तरह यार्न है उसमें सट्टेबाजी बहुत ज्यादा है। कॉटन की बेशतर फसल जो थी वो जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों में थी जो कि सैलाब से तबाह हो चुकी है। अब उसके अल्टरनेट भी हुकूमत की जानिब से कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए कि कहीं से सस्ते दामों दुनिया के दीगर कंट्रीज से इसको इम्पोर्ट किया जाए। तो अगर इस तरह की फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है, टैक्सेस में कोई रिलैक्सेशन फराहम की जाए,
सब्सिडाइज टैरिफ दिया जाए, जो रॉ मटेरियल है उस पर कस्टम ड्यूटीज कम की जाए, क्योंकि मोस्टली रॉ मटेरियल जो है वो हमारा दुनिया के दीगर ममालिक से इंपोर्ट होकर आता है। तो इस तरह के अगर मेजर्स गवर्नमेंट लेती है तो रिलीफ फराहम करती है। आप देखें 2 रोज कबल PHMA की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने भी अपनी मुश्किलात बताई, पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के लोगों के सामने और हुक्मरानों के सामने रखी कि अगर सिचुएशन यही रही और तो वो लोग अपनी इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितने जितने उनको बिजली के बिल आ रहे हैं, तो ये किस तरह से मैनेज होगा। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि हुकूमत को सोचना चाहिए, इस पर कोई प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री जो कि लाखों घरों पे चूल्हे जला रही है, लाखों मजदूर यहाँ पे दीगर शहरों से भी आए हुए हैं रोजगार के लिए, उसके साथ साथ आप अगर देखें तो ज़र मुबादला कीमत में हमें अरबों डॉलर्स दुनिया के दीगर मुल्कों से आ रहे हैं और डॉलर की तो हमारे मुल्क में हमें हमेशा से जरूरत रहती है। आप देखें इस वक्त भी डॉलर की शॉर्टेज की वजह से उसकी प्राइसेस कहां तक पहुंची हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी मईशत में, इकानमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमतें जो है वो उस तरह से ध्यान नहीं दे पा रही हैं। मुझे याद है पिछला जब दौरे हुकूमत था, रज़ाक दाऊद साहब वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट थे, तो वो फैसलाबाद चैम्बर में आए, तो बजाय इसके कि वो इन लोगों की हौसला अफजाई करते और उनको ये तसल्ली देते कि हम आपके साथ हैं, हुकूमत आपके साथ खड़ी है, तो उन्होंने भी ये कह दिया था कि हुकूमत के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है और दूसरा इसके साथ साथ कि आप लोग इस टेक्सटाइल सेक्टर को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री की जानिब क्यों माइल नहीं हो जाते। कम से कम आप देखें एक इंडस्ट्री चल रही है, अगर आप दीगर सेक्टर्स को भी फिर प्रमोट करें, उसके लिए बाहर से सरमायाकारी लेके आए, कम से कम इन लोगों पे ऐसे तनकीद तो ना करें या उनकी हौसला शिकनी तो ना करें कि आप ये लोग ये कारोबार छोड़ के दूसरे कारोबार की तरफ माइल क्यों नहीं हो जाते। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी बदकिस्मती है, यहाँ के लोगों की बदकिस्मती है। तो इसके लिए मौजूदा हुकूमत को इस पे काम करना होगा। सबसे पहले तो वो रिलीफ जो दिया जा रहा था और 1 अक्टूबर से खत्म हो रहा है उसको बहाल करना होगा। उसके साथ साथ रॉ मटेरियल की जो फरावानी है मुल्क के अंदर वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके साथ एक और मैं चीज ऐड कर दूं, पिछले दिनों में जब गवर्नमेंट की जानिब से इंपोर्ट्स पे पाबंदी आयद की गई कि ताकि जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो सके, तो उसके बाद से जितनी भी टेक्सटाइल मशीनरी है उसके स्पेयर पार्ट्स हैं उनके लिए पे भी पाबंदी आयद कर दी गई और ये कहा गया कि जो भी बिजनेसमैन वो इंपोर्ट करेगा मशीनरी, चाहे वो टेक्सटाइल की है, किसी भी चीज की है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो उसको पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इसकी परमिशन लेना होगी, इसका NOC लेना होगा। अब हो ये रहा है कि विदड्रॉ कर दी गई वो पाबंदी, लेकिन वो स्टेट बैंक की जो शराइत थी वो आज भी वही चल रही है। लोगों की मशीनरी पाकिस्तान आ जाती है, महीनों के हिसाब से वो पोर्ट्स पे पड़ी रहती है, उनको डैमरेज डिटेंशन की मद में भारी जुर्माने अलग पड़ते हैं, सरमायाकारों की जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग से फंसी रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, बिलखुसूस जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको फौरी रिलीफ दे। सर जफर, अगर हम अपने डिस्कशन को रैप अप करें, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे जनरल इलेक्शंस के हवाले से, क्या चांसेस लगते हैं इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे या कब होंगे? एक फार्मूला चल रहा है कि 2 साल के लिए कम से कम एक केयर टेकर सेटअप आए और क्योंकि इस वक्त सैलाब की वजह से इलेक्शन मुमकिन नहीं है और इसके लिए कोर्ट के जरिए कुछ उनसे दरख्वास्त की जाए या फिर ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल के लिए बढ़ा ली जाए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल गवर्नमेंट, इस तरह के फार्मूले चलते रहते हैं और अरसे से चल रहे हैं, लेकिन कभी हमने देखा नहीं कि ऐसी केयर टेकर सेटअप को एक ख़ास मुद्दत से आगे तक ले जाया जा सका हो। उसमें बड़ी आईनी पेचीदगियाँ होती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इतना मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता कि कितने परसेंट ये है, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान और KPK का बहुत बड़ा हिस्सा और फिर जनूबी पंजाब की लाखों एकड़ ज़मीन वो सारी सैलाब की जद में है।
लोगों के घर उजड़ गए, बह गए पानी में, जायदादें बह गई, उनके पास बचा कुछ नहीं। हर तरफ अभी भी पानी ही पानी। खान साहब की डिमांड समझ में नहीं आ रही अभी तक। यानी लोग परेशान हैं कि किस तरह अभी वो उस सैलाब से गुजर रहे हैं, उस कैफियत से, उसके असरात से गुजर रहे हैं। अभी पानी, अभी भी साफ पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। अभी उनकी मिजरीज ख़त्म नहीं हुई, अभी कई माह तक चलेंगी। तो बजाय इसके कि हम सैलाब ज़दा बहन भाइयों की मदद के लिए कुछ करें, वो फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है। कितने हिस्से में, कोई आप 30% हिस्से में करवाना चाह रहे हैं, 30-40% हिस्से में, बाकी पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ हो ही नहीं सकते, तो कैसे करवाएंगे? सो ये पूरा चांस मौजूद है कि इसको वो इलेक्शन किसी न किसी शक्ल में आगे चले जाए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि आने वाले 2-4 माह में सूरत हाल बिल्कुल बदल जाए और ये सारा पानी खुश्क हो जाए, लोगों की बहाली का काम तेज़ी के साथ हो जाए। तो इस सारे अमल के दौरान एक चीज़ अलबत्ता हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। वो इलेक्शन के लिए जब भी उसे कहा जाएगा वो कर लेंगे। लेकिन अभी खान साहब जो अब हम कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये ज़मीनी इलेक्शन की भी बात करें तो शायद ना हो, क्योंकि खुद गवर्नमेंट पीटीआई चली गई कोर्ट में रखवाने के लिए कि हमारे इस्तीफे वापस करो, जो पहले कह रहे थे मंजूर क्यों नहीं हो रहे। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो होने जा रही फौरी तौर पे, हाँ साहब किसी भी वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी वक्त, और हो सकता है ज़मीनी इलेक्शन से भी पहले। और जो ही इन्होंने कॉल देनी है, और ये भी मुमकिन है कि पंजाब में गवर्नर राज लग जाए, हुकूमत उनकी ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने तो रोकना है हर सूरत। तो अगले समझ लें 1-1.5 हफ्ता, आपके प्रोग्राम में एक बार मैंने प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल कि ये गवर्नमेंट जा रही है। तो उस वक्त सीन नहीं था ऐसा कुछ लग रहा, कुछ भी नहीं था, लेकिन चली गई फौरी, बड़े जल्दी से चली गई। तो अब भी जो अगले 15 दिन है, 15 भी शायद ज्यादा हो, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। एक दफा फिर सर जफर की तरफ से प्रेडिक्शन, और द लास्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि गवर्नमेंट पीटीआई उस वक्त थी इक़्तिदार में, और आपने प्रिडिक्ट किया था कि कुछ ही वक्त में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएं, और इनफैक्ट उस वक्त कुछ भी नहीं था इस तरह का, लेकिन कुछ ही अरसे में सब कुछ तब्दील हो गया। और इस दफा एक दफा फिर आपकी तरफ से प्रेडिक्शन की जा रही है कि अगले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं अगले 15 दिन में क्या होगा, और सर जफर की एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेते रहेंगे, और अपडेट्स भी सर जफर आपसे लेते रहेंगे। हमेशा आपकी प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती हैं, आई थिंक हम सब के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त होता है, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, आज हमारा फर्स्ट हाफ पॉलिटिक्स के हवाले से था एंड डिफरेंट इशूज़ की बात की, इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा सा टच किया एंड क्योंकि हम इलेक्शंस पर इतना फोकस्ड हो गए थे कि हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे शो का इसी हवाले से होगा, बात करेंगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ जाएँ, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं बिलाल की तरफ, जानते हैं आज के रेट्स। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, आज मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से बरोज जुमेरात की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 3 रुपये फी किलो सस्ता हुआ है, 394 से 391 रुपये फी किलो पे आया है। ताल अभी भी बहुत महंगा तरीन है, अंडे 240 की बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। सब्जियों के अंदर उतार चढ़ाव है, कुछ महंगी तो कुछ कम है, जबकि फलों में आज आग लगी देखी जा रही है कि बहुत तेजी से कीमतें ऊपर गई हैं। प्याज 10 रुपये, आलू का छिलका 2 रुपये किलो सस्ता हुआ है, 80 से 78 का। प्याज 10 रुपये महंगा हुआ है, 130 से 140। टमाटर 28 रुपये सस्ते हुए, 198 से 170 पे आए हैं। अदरक थाईलैंड 10 रुपये सस्ता हुआ है, 285 से 275। सब्ज मिर्च 10 रुपये महंगी हुई है, 395 से बढ़ते हुए 405 पे गई है। लहसुन 290 पे है, लीमू 230 पे है, फूल गोभी 110 पे है, बंद गोभी 90 रुपये किलो है। करेला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 105 से 95 पे आया है। मटर सब 10 रुपये महंगे हुए, 300 से 310 पे गए हैं। धनिया 25 रुपये महंगा हुआ है, 85 से 110 रुपये पे चले गया है। फलों के अंदर सेब काला कुल्लू 20 रुपये महंगा हुआ है, 190 से 210 पे गया है। सेब गाचा 20 रुपये महंगा हुआ है, 180 से 200 पे चले गया है। केला 12 रुपये महंगे हुआ है, महंगा होते हुए 84 रुपये दर्जन से 96 रुपये दर्जन पे चले गया है।
अंगूर गोला 20 रुपए महंगा हुआ 170 से 190, अंगूर सुंदरखानी 10 रुपए महंगा 180 से 190, अंगूर टॉफी 10 रुपए महंगा 210 से 220, अनार कंधारी 20 रुपए किलो महंगा हुआ है 180 से 200 का हो गया है, अनार बदाना 30 रुपए किलो महंगा हुआ है 420 से 450 रुपए चले गया है, चकोतरा 10 रुपए महंगा हुआ 180 से 190 रुपए दर्जन, जबकि मिठा 30 रुपए महंगा होते हुए 320 से 350 रुपए दर्जन पे जा चुका है। तो फलों में आज बहुत तेजी देखी गई है और कीमतें एकदम से ऊपर गई हैं, जो कि बहुत मामूली फर्क के साथ ऊंच नीच होती थी, लेकिन आज बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो फलों के अंदर देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना रेट्स मार्केट में किस तरह से। डेफिनेटली अगर आप खरीदारी करने वाले हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करने वाले हैं, तो रेफर बैक करें इस लिस्ट को और हमेशा याद रखें कि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ अदा करें, बट ऑल्सो एज अ पर्सन इन द सोसाइटी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करें। जिसका मतलब है अगर आपको लगता है कोई आपको ओवरचार्ज कर रहा है, आप रेफर बैक करते हैं लिस्ट से, आपको पता है लिस्ट के बारे में, और फिर भी आपको लगता है कोई ओवरचार्ज कर रहा है, किसी ने अपनी रेट लिस्ट नहीं लगाई है, लाजमी तौर पर उनको रिपोर्ट करें, अगेंस्ट द लॉ है। एंड कहीं पर भी ओवरचार्जिंग मैं एक दफा फिर कहूंगी अगर आपको लगता है हो रही है तो डेफिनेटली रेफर बैक करें इस लिस्ट को और अपनी नॉलेज और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसका पूरा रखें, ताकि कोई भी इस बात का फायदा नहीं उठा सके कि शायद आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या रेट्स हैं। खैर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और जिस तरह मैंने इनिशियली बात की थी बिजनेस एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद शहर एक मेजर कंट्रीब्यूटर है जीडीपी के अंदर, और अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करते हैं, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह से करनी चाहिए थी, एंड मोस्टली दैट्स बिकॉज नॉट सिर्फ पॉलिटिकल टर्मोइल, डॉलर प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस, बट डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एक्चुअली में इम्पैक्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज को। बट कोशिश करेंगे कि अपना डिस्कशन डिफरेंट चीज़ों के हवाले से रखें, एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करेंगे। आपको पता है कि हमेशा मेरी कोशिश रही है पर्सनली, हमारे प्लेटफॉर्म की कोशिश रही है कि हम खवातीन को सपोर्ट करें, एंड जब भी मैं देखती हूँ खवातीन को आगे आते हुए, एंड डेफिनेटली एक एग्जाम्पल सेट करते हुए दूसरी लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, कि वो भी आगे जाके चाहे जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज और वो एक स्पेस क्रिएट करती हैं किसी भी जगह पे। तो आई थिंक आई लव दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट सो मच। सो हमारी कोशिश रहती है आप लोगों के साथ भी ऐसे एग्जाम्पल्स शेयर करें जो भी आपके अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, और आपको भी ये ना समझे कि शायद मैं नहीं कर सकती। आप जो सोच लेते हैं आप वो जरूर कर सकते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ रुबीना अमजद मौजूद हैं, FWCCI की प्रेसिडेंट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ समैया ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि FWCCI एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात करी थी, बहुत अच्छा लगता है जब हम स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आपने बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन किया है, कुछ ही दिन हुए हैं इनफैक्ट, एंड आई थिंक जब भी आप किसी नई पोजीशन, किसी नए ओहदे और किसी नई चीज को जिंदगी में शुरू करते हैं, कुछ एम्बिशंस और गोल्स के साथ शुरू करते हैं, एक विजन के साथ शुरू करते हैं। आपके क्या विजन है इस पोजीशन को लेकर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ इनवाइट करने का और मुझे मौका देने का कि मैं अपना कुछ एक्सप्रेस कर सकूँ। बेसिकली हमारे फैसलाबाद चैम्बर को बने विद 2017 में आई थिंक ये मार्ज़े वजूद में आया था, और आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। अब मैं कुछ तकरीबन 5 years के बाद दोबारा से मैंने इसका चार्ट संभाला है, और इस 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह ये इसने काफ़ी अपनी एक पोजीशन जो है चैम्बर्स के दरमियान बना ली है। लेकिन जैसे हर साल जब नया प्रेसिडेंट टेक ओवर करता है तो उसके अपने गोल्स और एम्बिशंस होते हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपना इस साल का रोड मैप जो है वो मुल्की हालात को देखते हुए और अब वुमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए मैंने बनाया है। लेकिन इट्स वेरी डिफरेंट रोड मैप। मैं अगर आपको बताऊंगी तो आप कहें कि ये तो शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे लिए ये बहुत कुछ होगा। जहाँ पे रोड मैप में जैसा कि बहुत मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स बनाते हैं, सेमिनार्स, डेलीगेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट और अदारे जो कि हमारे पास हैं, टेवेटा, टीवेट, GIC एंड बहुत सारे और यूनाइटेड नेशंस, उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के ऑन एंड ऑफ सेशंस, ये तो सब एज इट इज ही चलेगा। जब मैं पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बनी थी, जबकि मुझे खुद भी इतना चैम्बर का इतनी नौहा नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं उन लोगों को टच करूं जिनकी रसाई हमारे चैम्बर तक नहीं होती।
ये वो लोग हैं जो छुप कर कहीं ऐसे जगहों पे बैठ के हमारी मैशियत, हमारी इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। उस साल भी मैंने बहुत कोशिश की थी उस डाटा को इकट्ठा करने की, लेकिन मैं नहीं कामयाब हो सकी थी। इस दफा चूंकि मैंने रोड मैप में फिर वही चीज डाली है कि मैं हजारों तो नहीं, शायद 10, 20, यू कैन से 50, नॉट मोर देन दैट। मेरी 2 दिन पहले स्टेट बैंक के चीफ के साथ मीटिंग थी, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, यही अपना रोड मैप सामने रखते हुए कि सर आप प्लीज मुझे डिफरेंट बैंक से कुछ ऐसे लेडीज का डाटा दें जिनको आपने जो दिया हुआ हो लोन, जो एक सक्सेस स्टोरी हो, जो आप लोगों के सामने हो। मैं उनको एक वुमेन चैंपियन का नाम देते हुए उनको अप्रोच करके उनसे कहूं कि मुझे नेक्स्ट कुछ ऐसे 5 या 10 लोगों का डाटा दें जिनको वो जानती हैं और वो जो कुछ करना चाहती हैं बट वो कुछ कर नहीं पाती। आपको पता है हमारे फैसलाबाद में हमारी जो एक ऐसी क्लास है बच्चियों की, लेडीज की, जो इतना काम कर रही हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन द चेंबर, दे डोंट हैव देयर एनटीआर नंबर्स, क्योंकि वो शौकिया काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब हमारी वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमारे वो पास ही नहीं है, और उनके लिए तो कोई और वो तो हर कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा खास इस दफा का जो स्ट्रेस है, मैं चाह रही हूं कि अगर मैं पूरे साल में 50 लोगों को भी कुछ खड़ा कर सकूं, चलिए 50 भी ना, इससे काम मिले, तो मैं सोचूंगी कि ये मेरी बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी। और इंशाल्लाह मेरा दिल है कि मैं उन लोगों को जरूर ढूंढूं और उन लोगों को लोन्स लेकर दूं, उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास तो एनटीआर नंबर नहीं हुआ है, वो लोग तो ऐसे छुप के बैठे हुए हैं। लेकिन आप पिछली दफा जब मैंने काफी इन्वेस्टिगेशन की थी, हमारे फैसलाबाद में जो है डिफरेंट जो लेडीज हैं हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं, जो है फार्मिंग का काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, अब लेकिन उनके पास कुछ आगे तो अपनी बिजनेस को और ऊपर तक ले, लेकिन उनके पास वो नहीं है, और चेंबर वो आ नहीं सकती क्योंकि उनको एक तो उसका पता भी नहीं है और फिर वो आए भी कैसे। तो इसलिए ये इस दफा का मेरा खास टारगेट है। इसके अलावा मेरा एक खास टारगेट इंटरनेशनल ट्रेनर्स को यहाँ बुलाकर, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत जरूरत है। हम काम करते हैं इंक्लूडिंग मी, लेकिन हमारी जो भी हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होती है। तो उसके लिए, क्योंकि आजकल जहां पहुंच गया है बिजनेस और उसकी सारा जितना आप देखें आईटी इतना चला गया, हर चीज जो है ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने कोर्सेज वक्तन फवक्तन करते रहें, को अपडेटेड, जी बिल्कुल करते रहें, क्योंकि और उसमें भी फिर ये है कि आम जो बिजनेस कर रही हैं उनको इस चीज का बिल्कुल भी जो है वो आइडिया नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि हम सब जो है इस तरफ आएं और उन लोगों को आगे लेकर आएं, वो मेंबर हो या ना हो, हम उनके लिए काम करें। एंड दैट इज सो इंस्पिरेशनल, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़रूरत है स्पेशली एक स्पेस क्रिएट करना, बिकॉज मुझे लगता है एक मेल डोमिनेंट एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी का ड्रॉबैक हमेशा यही होता है कि यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस। वो स्पेस आपके लिए अवेलेबल नहीं होती, खवातीन के लिए वो स्पेस अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आपको वो जगह बनानी पड़ती है और कई दफ़ा उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन टैलेंट हो, एम्बिशन हो और आपके सपोर्ट हो, एंड आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है। खवातीन एक दूसरे को जब सपोर्ट करती हैं तो आई थिंक दैट इज जहां पर आप ग्रोथ देखते हैं, जहां पर आप वो स्पेस क्रिएट कर पाते हैं, नॉट इवन इन द सोसाइटी बट ऑल्सो कोई भी एरिया हो, वो जॉब मार्केट हो, वो कोई भी और चीज़ भी क्यों ना हो। और इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, अपनी डिस्कशन की तरफ जाएं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है तो उसकी तरफ चलते हैं। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले या ब्रेकिंग न्यूज में जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे हम लोग कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हवाले से। एट द एंड ऑफ द डे हमारी
50% से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है, और अगर आप ख़वातीन की बारे में बात नहीं करेंगे तो ये मुल्क किस तरह से आगे बढ़ पाएगा, हमारा मुल्क किस तरह से तरक्की कर पाएगा। और हम सबका यही ख्वाब होता है, हमारी सबकी यही कोशिश होती है कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, हमारा मुल्क प्रोग्रेस करे। अब फ़ख्र के साथ हम पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल स्टेज पर ले सकते हैं, और हमारे जो टैलेंट है, पोटेंशियल है जो लोगों में, वो कम्प्लीटली उनको वो प्लेटफॉर्म्स फ्राहम किए जाए। अगर हम स्पेशली चेंबर की बात करते हैं, डेफिनेटली डिफरेंट इनिशिएटिव्स की जिस तरह बात हुई पहले भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका क्या फोकस होगा आने वाली ड्यूरेशन में? अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो यही है कि अभी तो मैं नया ही अभी तो मैंने चार्ज संभाला है, अभी तो मुझे इनके पीछे जो भी ये कहेंगी तो समझने में भी मुझे टाइम लगेगा। खैर मैं साथ तो हूँ इनके, मुझे काफी पता भी है कि क्या करना चाहिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या लग रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही कि जो बच्चियां घर में काम कर रही हैं उनके पास इतना जो विजिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल, वो बाहर नहीं निकल सकती, उनकी घर की प्रॉब्लम्स हैं या उनके पास मनी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसके लिए जो इन्होंने कहा है कि आना चाहिए आगे, बच्चियों को हम लेके आए, अगर वो मेंबर्स हैं या नहीं है, ये बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जरूर उनको, क्योंकि मैं बहुत बच्चियों को ऐसी जानती हूँ कि जो घर में बैठ के काम कर रही हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है और वो मेंबर्स भी नहीं बन भी नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड नहीं उनके बन सकते तो वो भी नहीं बन सकती, तो इसलिए उनके पास इतनी नहीं कैपेसिटी कि वो आके मेंबर्स बने। तो इनके लिए अगर वो काम करें और उनको लोन लेके दें कि ताकि वो आगे चल के कुछ बन सके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए मैं इनको भी अप्रिशिएट करूंगी कि इन्होंने ये रोड मैप बनाया है हमारी प्रेसिडेंट ने, तो इसके पीछे मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। जिस तरह आईटी से रिलेटेड स्किल सेट के बारे में बात किया, आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है आज के वक्त में, जिसको टेक लिटरेसी बोलते हैं, टेक लिटरल होना, एंड स्पेशली जो एक टेक्नोलॉजी गैप हमारे मुल्क में मौजूद है, जिस तरह डिफरेंट, अगर आप एक स्पेसिफिक या रूरल एरियाज़ की आप बात करते हैं या स्पेसिफिक इनकम वाले सेक्टर की बात करते हैं, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि वहाँ पर उस तरह से अफोर्डेबिलिटी नहीं है मोबाइल फोन्स की, या इंटरनेट एक्सेस वहाँ पर उस तरह से मौजूद है। इवन दो आई थिंक बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, विदाउट अ डाउट, बहुत बेहतर। हाँ, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री मुझे लगता है वो चीज़ मौजूद है, विद एवरी अर्निंग क्लास इन द कंट्री मौजूद है, लेकिन डेफिनेटली उसमें और इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। उस तबके को किस तरह से टारगेट करेंगे या क्या प्लान्स होंगे? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, कि उनको समझाना और इस तरफ लेके आना जरा मुश्किल टारगेट है, क्योंकि वो समझ नहीं सकते इस बात को, क्योंकि वो हमारे इधर शहर में तो होते नहीं है, और लेकिन मोबाइल फोन को यूज करते हैं, देखते हैं, सब समझते भी हैं, लेकिन तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको इस स्केल में आगे आए और आगे आके आपको ये फायदे हो सकते हैं, तो समझाना और वो करना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ ऐड करना चाहिए? जी, मोबाइल का तो इस्तेमाल अब मुझे लगता है कि उन एरियाज में ज्यादा बहुत ही हो गए। आप देखें, ये ऐसा एक तबका वो ज्यादा मोबाइल की यूजेज को जानता है। आपको शायद नहीं पता होगा कि कितने किस वक्त वो निकाले हुए लोगों ने, आपको नहीं पता होगा जितना उन लोगों को पता होगा। बहरहाल मैं ये समझती हूँ, जब तक हमारी एजुकेशन रेट जो है, लिटरेसी रेट नहीं हाई होगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे लेडीज जो हैं इसके ऊपर जोर दें। देखिए, श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, एक छप्पर डालकर 10 बच्चों को बैठा के वो स्कूल शुरू कर देते हैं। उसके लिए कोई बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती, उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। जब बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन ही हमारे पास नहीं होगी, हमारे पास कभी इस्लाम स्कूल से आपने सुना है हमारे? कभी नहीं हैं? हो सकते हैं, बन सकते हैं। वो लेडीज जो घर में हैं, कुछ भी नहीं कर रही, हर लेडी को ये जरूरी तो नहीं कि निकल के सिर्फ बिजनेस ही करे, इससे बड़ा बिजनेस कुछ नहीं होगा। अगर आप, मैं तो ये कहूंगी कि हम अपने जब वेलफेयर के उस पर जब मैं काम, मैंने काफी अपनी यंग एज से बहुत किया, लायंस के प्लेटफॉर्म से, तो हम लोगों ने ज्यादातर इस पे बहुत फोकस किया कि जितनी भी एजुकेशन रेट को हम हाई करें तो तभी उनको समझ आएगी ना कुछ। आप कहते हैं कि जिनको कैसे एजुकेट किया जाए, जब उनको थोड़ी सी नौहा ही नहीं होगी किसी चीज की तो कैसे एजुकेट होंगे। तो इस चीज के ऊपर बहुत जोर देने की जरूरत है। लेकिन अब तो मैंने देखा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने लेडीज के लिए स्पेशल क्लासेस
शुरू की हुई हैं, और जो मतलब मैं हमारे फैसलाबाद की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ओनर्स ने खास काम जो है वहाँ पे शुरू किया है, और उनको जो दी जाती है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो दैट्स वेरी गुड कि अगर हम उन्होंने इंडस्ट्रीज में भी ऐसा काम किया है, और बाकी हम सबको भी चाहिए इवन अपने सर्वेंट से ये काम शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक वो इनिशिएटिव लेना और वो पहला स्टेप लेना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक दफा आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको डायरेक्शन खुद से खुद समझ आने लगता है और चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती हैं। डेफिनेटली आई थिंक दैट फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खवातीन की बात करते हैं करंटली, और ये मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, स्पेसिफिकली किसी भी इंडस्ट्री से अटैचमेंट अगर ना भी हो, पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि आपको पे डिफरेंस नजर आता है, पे गैप नजर आता है बेसिकली। एंड अगर उसी नौकरी के लिए, और ये मैं अपने ऑडियंस के लिए अगर थोड़ा सा इसको समझा दूं कि पे गैप में एक औरत को या एक लड़की को उसी काम के लिए कम पे किया जाता है, तो आई थिंक दैट इज स्टिल समथिंग जो कि हमारे मुल्क में होता है। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या ख्याल? इसलिए कि वो हर जगह पे तो जेंट्स ऊपर ही रहना चाहते हैं ना, तो इसलिए जो वहाँ का मुझे लगता है ओनर या जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी वो कमी है कि वो औरत को नीचे ही रखते हैं, एक स्टेप नीचे। हालांकि सबसे बड़ी बात, आप खुद भी काम कर रही ना यहाँ पे, आप देखिए आप जेंट्स से आपके अंदर काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, हालांकि आपने घर जाके अपने बहुत सारे दूसरे काम भी करने हैं, उसके बावजूद वो उतने आवर्स ही काम करती है जितने के जो है मेल करता है। हाँ, उसकी थोड़ी बहुत अपनी उसकी प्रेगनेंसीज, उसके बर्थ टाइम, बेबी बर्थ, कुछ ऐसा उसके अंदर जरूर थोड़ी बात आती हैं ऐसी चीजें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम करने की उसमें सलाहियत ज्यादा होती है। आप अपने ऑफिसेज में देखें, बच्चियां बहुत अपनी तनदेही के साथ अपने उनको जो भी दे दिया जाता है टारगेट, वो मेल से पहले अचीव कर लेती है। लेकिन अब चूंकि हमारा एक सेटअप ऐसा हो चुका है, बन चुका है, सिर्फ हमारा ही नहीं, अगर आप अमेरिका का भी स्टडी करें तो वहां पे भी किसी लेडी की भी आज तक अगर आप पूरा उनका देखें तो कोई किसी की ऐसी पेन नहीं है कि वो मेल की उससे कम हो। जी एंड बिल्कुल, एंड आई डू एग्री विद दैट। जहाँ पर कैपेबिलिटीज पे फोकस होना चाहिए, ना कि जेंडर बेसिकली, एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो खवातीन की होती है, मर्द हजरात की होती है, ठीक है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ना कम ना ज्यादा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरियचैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे चेम्बर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हमारी कोशिश रही डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में स्पेशली बात करें जो कि ख़वातीन को इम्पैक्ट करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म की जैसे हमेशा कोशिश रहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करें एंड इनकरेज करें ख़वातीन को कि आगे आएँ, जो भी करना चाहती हैं लाइफ में करें, जो भी अचीव करना चाहती हैं, जो भी गोल्स हैं, ये मत सोचें कि भाई हम नहीं कर पाएंगे ना। डेफिनेटली डिफरेंट इश्यूज मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैंने बात की पे गैप के हवाले से, मैटरनिटी लीव की भी मैं बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि इफ़ यू गिव अ वुमन द राइट चांसेस, द राइट अपॉर्चुनिटीज़, तो पोटेंशियल की कमी नहीं होती, कैपेबिलिटीज़ की कमी नहीं होती। बट डेफिनेटली जब आप एक औरत को ये चॉइस दे दें कि क्या आप अपने बच्चे को चूज़ करेंगी या हैविंग अ फैमिली आप चूज़ करेंगी या अपने काम को चूज करेंगे, तो आई थिंक दैट्स एन इम्पॉसिबल डिसीजन टू मेक। और एक औरत हमेशा अपने बच्चे को या अपनी फैमिली को चूज करेगी। कितना इंपॉर्टेंट है हैविंग दैट सिस्टम। चाइल्ड केयर की बात करें, मैटरनिटी लीव की बात, और एंड मैटरनिटी लीव, पेड मैटरनिटी लीव की बात, कितना इंपॉर्टेंट। इस पे मैं एक बात करना चाहती हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ, जो तो लेडीज जॉब करती हैं तो उनके अगर कोई बेबी वगैरह होता है तो उनको हमारे समझते नहीं है जहाँ भी वो जॉब कर रही है। अब मेरी भांजी है, वो कनाडा में है, तो लॉयर बन रही है वो, उसका बेबी हुआ है, उसको 1 साल के लिए उन्होंने छुट्टी पे हाफ, लेकिन वो घर में रह के उन्होंने कहा कि 1 साल आपने बच्चे को केयर करना है, और उसके हस्बैंड को 6 मंथ के लिए उन्होंने कह दिया कि आपने घर पे ही रहना है और दोनों ने अपने बच्चे को देखना है, और उसके बाद फिर आपने जॉब नहीं उन्होंने छुड़वाई। तो देखें वहाँ कितनी सहूलत है। हमारे यहाँ ये चीज़ बिल्कुल भी किसी के जहन में नहीं आती कि ऐसे कोई बेसिकली महीने के लिए छुट्टी मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 40 दिन हम छुट्टी दे दें, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे इधर पाकिस्तान में।
एंड वो डिसीजन और वो चॉइस बहुत मुश्किल है मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज आप कैसे चूज कर सकते हैं दोनों चीजों के वो ये दरमियान? बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन औरत इज मेंट फॉर Family क्रिएशन, life. ठीक है, फॉर द फैमिली लाइफ। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि औरत ये चूज करती है, हमेशा यही हमेशा choose चूज करती, हमेशा लेकिन थैंक गॉड अब आप देखें बेबी केयर सेंटर्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे और मैंने हैं, खुद बिल्कुल देखे हैं बहुत अच्छे वाले, जी जी बिल्कुल ऐसे। जहाँ पे जो हैं वो साथ लेकर आती हैं जो मदर्स अपने बच्चों को। ये देर से हो रहा है हमारे, लेकिन हो रहा है। वो हो रहा हो है। बिल्कुल। अब वहाँ पे अब देखें ऑफिसेज में कलदा जितने ऑफिस इंडस्ट्री के अलावा मैं ऑफिसेज की बात करूंगी, वहाँ पे भी रूम्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे मदर जो है वो क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड्स पे होते हैं बच्चे, तो बच्चे साथ आते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी खुशाइन बात है हमारे मुल्क में। लेकिन अगर जब बाहर की आप बात करती हैं, जैसे इन्होंने समिया ने बात की है, वो लोग अपनी जनरेशन्स के बारे में सोचते हैं कि एक Future of the माँ, country. जी वो अपनी उनके लिए सोचते हैं कि एक माँ अगर अच्छा अपने बच्चे को करेगी तो उनका फायदा होगा। देखे ना, वो कहते हैं कि अच्छी माँ मुझे दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। क्या बात देखे ना कितनी अच्छी That's बात। so true. तो इसलिए ये वाली बात है कि वो लोग सोचते हैं। अगर आप ज्यूश को देखें, उनका तो वो तो टॉप तो बहुत वो तो प्रेगनेंसी से लेकर मतलब उनको अगर आप स्टडी करें कि वो कितना ख्याल रखते हैं कि जो बच्चा अभी आने वाला है इस दुनिया में, उसके लिए वो पहले से कितना मैथमेटिक में अच्छा हो, उसको ये कुछ मांगने खाना है, उसके लिए इतना रेस्ट जरूरी है, उसके लिए इतना ज्यादा है। हस्बैंड को जैसे इन्होंने बात किया उसको भी दे दी जाती है And वो लीव। बहुत इम्पोर्टेंट होता बहुत है। वो लोग And, करते हैं। of और आप course- देखें उनके बच्चे भी कितने जीनियस और टैलेंटेड होते हैं, और एक एक दो दो बच्चे नहीं है, जी 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 बहुत ज्यादा बच्चे हैं। एंड मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ डेफिनेटली कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो फ्यूचर है, जैसे मुल्क का जो फ्यूचर है, बच्चे हैं जो, उनको वो प्लेटफॉर्म्स दे सकें और वो वक्त दे सकें उनके पेरेंट्स के साथ। एट द एंड ऑफ द डे वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो एक इनिशियल बॉन्डिंग है, जो कि यूजुअली बिल्कुल इनिशियल पीरियड में होती है। और यही चीज़ एक्चुअली में रिसर्च के थ्रू भी प्रूव की गई कि इनिशियल पीरियड अगर आपका आपके पेरेंट्स के साथ गुजरता है, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में गुजरता है, तो एक हेल्दी बच्चा डेवलप होता है, मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी बच्चा डेवलप हो पाता है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डेफिनेटली जैसे आपने बात की कि काम हो रहा है, चेंज आ रहा है, बदलाव आप देख सकते हैं क्लियरली। आप बिल्कुल, लेकिन आ रही बिल्कुल। एंड डिफरेंट कंपनीज, वेरी ट्रू, वहाँ पर डे केयर सेंटर्स इस वक्त मौजूद हैं। मेटर्निटी लीव अभी उतनी कॉमन नहीं हो पाई है, बट आने वाले वक्त में आई डू सी दैट कि स्टेप बाय स्टेप हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे और ज्यादा खवातीन हमारे जिस तरह लीडरशिप रोल्स में हमें नजर आती हैं, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाती हैं खवातीन के मसाइल को। अगर आप देखती हैं मेजर इश्यूज इस वक्त आपको क्या नजर आते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में, फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्रियल सिस्टम में, जो कि खवातीन के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं या फिर आसानियां पैदा करते नहीं, मुश्किलात हैं? मुश्किलात किस तरह की आपको नजर आती हैं? पीछे जैसे उनको कोई छोटा लोन लेना है तो इजीली उनके लिए नहीं है, सारा प्रोसीजर हो जाता है पूरा जो भी बैंक का होता है, लेकिन उनको फिर भी लोन जो वो चाहती हैं वो नहीं मिल सकता। तो वो इस पे बहुत काम करने की जरूरत है कि जो चीज़ वो चाहें तो कम से कम, हालांकि गवर्नमेंट कितना कहती है कि हम आपको लोन दे रहे हैं, बड़ा इजी है, बड़ा नहीं मिलता। मैंने खुद एक दो को देखा है, उन्होंने बहुत कोशिश की है। इसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि जो काम कर रही हैं बच्चियाँ वो आगे आएँ और आके ये उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। कोशिश करेंगे हम अपने प्लेटफॉर्म से, रूबी प्रेसिडेंट हैं तो इनके पीछे पीछे हम भी लगेंगे कि जाके फिर देखते हैं क्या आगे जाके हमारे लिए अच्छा बेहतर होता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम तो है ना हमारे बैंकिंग सेक्टर की, उस पर इंडस्ट्री में इस वक्त बहुत सारी लेडीज फैसलाबाद में इस वक्त इंडस्ट्री चला भी रही हैं, और बाकी एम्प्लॉयज की आप बात करें, लीडरशिप रोल्स में, मैनेजमेंट रोल्स में आपको खवातीन नजर आती हैं? जी आ रही हैं, बिल्कुल सही, CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, और लेकिन मैंने आपको सबसे पहले एक बात कही आके, वो सब वो लेडीज हैं जो अपर क्लास से बिलोंग कर रही हैं, एक सर्टन क्लास से वो सर्टन क्लास से हैं इन फैसलाबाद। उससे उनके अपने सेटल्ड बिजनेस हैं, वो जाहिर है उनके इनहेरिटेंस में आए या जैसे भी वो उन्होंने उनकी एक फैमिली बिजनेसेस हैं उस पर आ गए, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने खुद अपने बिजनेसेस बनाए हैं या वो कुछ
अब आप हैरान होंगी सुन के कि हमारे फैसलाबाद में बल्कि हमारी अपनी मेंबर्स पैकेजेस में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, और मुझे पिछले बहुत सालों में मैंने पहली दफा देखा है कि फैसलाबाद में कंस्ट्रक्शन में यंग गर्ल्स हैं। अब उनसे मेरी जब बातचीत होती तो वो कहती हैं कि सबसे हमें कम, यानी कि जब पेमेंट्स का सिलसिला आता है तो हमें ऐसे समझा जाता है कि जैसे मेल को पहले दे दी जाती है, हमें बाद में मिलती है। कंस्ट्रक्शन वाली कहती हैं कि चूंकि मेरी लेबर है सारी, तो मुझे जाके मैं काम कराती हूँ, लेकिन जब मुझे मिलता है उसका तो वो बहुत मुझे इतना उसके मुताबिक नहीं होता। ये बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 4 सालों में मैं उन्हीं मेंबर्स के साथ थी, तो आज मैंने देखा है पैकेजेस वाली भी शी इज वेरी हैप्पी। इट मीन्स कुछ स्ट्रगल किया, उसने अपना एक मुकाम बनाया। गो कि उसको बहुत ज्यादा इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हुई होगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ 2-1 बताए, लेकिन और बहुत सारे शोबों में भी हमारी जो है, एग्रीकल्चर में है, हमारे अपनी मेंबर हैं, वो उनके एकर्स के हिसाब से उनकी जगह है, और वो बहुत ज़्यादा इस पर उन्होंने बड़ा स्टडी किया है, उन्होंने बड़ी डिग्री ली है और वो अपना काम कर रही हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो हमारा एक हिस्सा हैं। लेकिन वो भी ये कहती हैं कि मैं काम करती हूँ, वो माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, हिंदू हैं, और जी हाँ, तो वो कहती है मैं काम बहुत मुझे सही है हर चीज़, लेकिन जब एग्रीकल्चर के वो पूरे उस सिनेरियो में आती हैं तो फिर थोड़ा बहुत उनके साथ भी ऐसा ऊंच नीच होती है। यानी कि माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी का करके नहीं, सिर्फ लेडी का करके उसमें कह रही, वो तो मैंने कही तो उनका बहुत अच्छा है हर चीज। तो इसलिए इसी तरह सिर्फ इंडस्ट्री में भी है। अब जो एम्प्लॉयज हैं, वैसे तो खैर हमारी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं उन्होंने अपना एक कायम किया है टारगेट कि इतने परसेंटेज हमने इस साल के अंदर अपनी एम्प्लॉयज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और वो अचीव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। स्पेशली द मसूद टेक्सटाइल वो कर रहे हैं, और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं कर रहे हैं वो। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ने आपको बताया कि हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा रोल लेडीज को भी प्ले करना है। क्या रोल आप समझते हैं कि हम प्ले करें? बात हमेशा होती है एम्पावरमेंट की, बहुत सालों से हो रही है। बिल्कुल। हालांकि हम ये जानते नहीं कि हम तो बहुत पैदा होते ही एम्पावर्ड हैं, हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से एम्पावर्ड हैं, और हम क्यों नहीं जानते, हमने क्यों नहीं ये समझी इस बात को। हम आज वेस्टर्न का ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि नहीं जी औरत को ये कर दो, औरत को ये कर दो। क्यों भाई? अब वो गलत ले लिया, उसके लिए ना ही पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग की। ये भी एक मेरा गोल है कि मैं इसमें अगर कैपेसिटी बिल्डिंग करूं तो कैरेक्टर बिल्डिंग भी करूं, वो बहुत जरूरी, बहुत। देखिए एम्पावरमेंट क्या समझते हैं कि एम्पावर क्या होना है? अपनी प्लीज लिमिट्स को क्रॉस ना करके एम्पावर्ड हो। जब आप वो क्रॉस करती हैं आप कहीं की नहीं रहती। मैं जी बस मैं हूं, मैं मर्दों के शाना बेशाना हूं, बस जी जो मेरी मर्जी, क्या था पीछे वो जो चला। दैट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप हैं ही हैं एम्पावर्ड, आपको कुछ एक नारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके नबी ने और अल्लाह ने आपको एम्पावर्ड कर दिया तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर उस जमाने में हजरत खदीजा ट्रेड कर सकती तो आज हम क्यों नहीं? अगर वो जहाद में हिस्सा ले सकती उस जमाने में तो हम क्यों नहीं? तो इसलिए लेकिन अपने आप में रहकर, अपनी वेयरिंग से लेकर अपने पोस्चर, बैठना उठना, अपने, तब आप वहां जाके आपको जो मेल रिस्पेक्ट भी देगा। आप अगर आप उस हदें क्रॉस करते चले जाओगे तो मेल कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एंड आई थिंक दैट मेल आपको पहुंचा देगा फायदा, लेकिन उसके बदले बहुत कुछ और ले लेगा। तो प्लीज मेरी वाकई अपनी उन बच्चियों से, उन लेडीज से जो आज काम करने के लिए बाहर निकली हुई हैं अपने घरों को छोड़ के, कि प्लीज अपनी एक बाउंड्रीज जरूर करें ड्रॉ, और उस बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। एक ऑफिस में बच्ची जाने वाली अपने आप का ख्याल रखें। क्यों कहती थी हमें हैरेसमेंट की जाती है? बिल्ट इन चीज होती है। आई थिंक खवातीन में या लड़कियों में एक बिल्ट इन चीज होती है कि यू आर वेरी
रिसेप्टिव, आप बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं चीज़ों को, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई थिंक ये हम सब में वायर्ड इन होते हैं, स्पेशली अगर हम सब कॉन्टिनेंट की लड़कियों की बात करते हैं, खवातीन की बात करते हैं, वो आप एक वायर्ड होते हो, डिफरेंट चीज़ों को आप बहुत जल्दी पिक कर लेते हो, एंड आई थिंक मे बी हमें अपनी इंटुइशन पे ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे इंस्टेंसेस में हम सोचते हैं शायद नहीं हो सकता है, मुझे गलत लग रहा हो, बट एट द एंड जहां तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, अगर आपकी इंटुइशन आपको कुछ बता रही है, अगर आपको आपकी गट फीलिंग आपको किसी चीज के बारे में कह रही है ये सही नहीं लग रहा, ये इसमें कुछ आप कोई मसला हो सकता है, कोई खराबी हो सकती है आगे जाकर, तो आई थिंक हमें अपने ऊपर बिलीव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी इंटुइशन, अपने थॉट प्रोसेसेस को बिलीव करना होगा, और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आई थिंक उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में, आज की सोसाइटी में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा रियलाइज करना, इंपॉर्टेंस देना, अपनी जो इंडिविजुअल आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, किसी भी डोमेन में, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आज कुछ एडवाइस दें आप लड़कियों को, और इन टर्म्स ऑफ के वो अगर बिजनेस की तरफ आना चाहती हैं या कोई अपना कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं, वो खवातीन स्पेशली जो कि जॉब्स की तरफ नहीं जाना चाहती हैं या घर से बाहर निकले बगैर कुछ करना चाहती हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? आजकल तो मैंने देखा है कि ऑनलाइन भी काफी ऑनलाइन आप बिजनेस कर है, सकते हैं। तो वो भी कर सकती हैं। वो अगर घर से नहीं निकल सकती, बच्चे छोटे हैं और वो जा नहीं सकती कई बार, तो ऑनलाइन भी अपना कर सकती हैं, कोई कोर्स कर सकती हैं वो बच्चियां घर बैठ के, ये चीजें तो वो कर सकती हैं। और फिर घर में अपना एकेडमी खोल के, अगर वो जा नहीं सकती तो एकेडमी खोल लें कुछ कोर्स करके, तो ये भी उनके लिए ऑनलाइन बेहतर पढ़ा है। सकती ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं और पढ़ा भी रही हैं बच्चियां। कुरान की ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, दूसरी हो रही हैं, जो भी जिस फील्ड में भी जो भी है वो ये काम कर रहा है कि ये चीजें भी वो बड़ी आसानी से कर सकती हैं जो करना चाहती हैं, कि वो घर से नहीं निकल सकती। बिल्कुल, आतिना का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। Thank you so much. पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।